दोस्तों नमस्कार। बंसल न्यूज के ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एंकर दीपक मिश्रा। दोस्तों आज 4 फरवरी है, यानी विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर ये शब्द सुनते ही, ये नाम सुनते ही शायद बहुत से लोग डर जाते हैं, क्योंकि महामारी के इस दौर में 21वीं सदी में जहां इतनी बीमारियां आ गई हैं, उनमें से कैंसर की जब बात होती है तो लोग बहुत से डर भी जाते हैं, क्योंकि कैंसर अपने आप में धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, यहां तक कि मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे वॉरियर्स हैं जो कैंसर को हरा चुके हैं। कैंसर को लेकर आखिर क्या मिथ है, इस बार की क्या थीम है, और मकसद 4 फरवरी का वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर जो होता है कि एक तो इसका बचाव क्या है कैंसर का, और कैसे लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ वर्ल्ड कैंसर डे के खास मौके पर बंसल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है हमारे साथ बंसल हॉस्पिटल में सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट और सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल समैया सर। डॉक्टर अतुल, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, क्योंकि आज आपकी व्यस्तता काफ़ी रहेगी, 4 फरवरी है, कैंसर डे है। हम अगर ओवरऑल सबसे पहले तो यही बात करें कि शुरुआत में पढ़ रहा था 1933 से हुई थी, लोगों को कैंसर के बचाव और लोगों को कैंसर से जागरूक कैसे किया जाए, अवेयर कैसे किया जाए। आज भी कई सारे मिथ हैं, कई सारी भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती है कैंसर को लेके, लेकिन हम अगर समय रहते कैंसर को पहचान ले तो शायद ये इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है। पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बार की जो थीम है वो क्या है, और अभी आप क्या परिवर्तन पाते हैं पहले के दौर से 21वीं सदी में लोगों में भ्रम को लेकर या मिथ को लेकर वर्ल्ड कैंसर डे पे? सर्वप्रथम जो इस बार की थीम है, 4 फरवरी को ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वर्ल्ड कैंसर डे को सेलिब्रेट करने का, कि कैंसर को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ या मिथ लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं, समाज में जागरूकता की कमी थी, और कैंसर का जो ट्रीटमेंट था वो भी बहुत सीमित था उस जब ये वर्ल्ड कैंसर डे की शुरुआत की गई थी। और जैसे जैसे एडवांसेज हुए हैं वर्ल्ड कैंसर डे पे, उन सारे एडवांसेज को लेकर लोगों के मिथ्स को दूर करना, लोगों को जागरूकता लाना, ये मेन पर्पस था वर्ल्ड कैंसर डे को सेलिब्रेट करने का। और 1988 से लगातार सेलिब्रेट होते जा रहा है। और इस बार की जो थीम है आई कैन वी कैन, ये पिछले 3 वर्ष से ये थीम चल रही है, 2019, 2020 और इस वर्ष भी यही थीम है, आई कैन वी कैन। इसका मतलब ये है, इसका अभिप्राय ये है कि आई कैन विन, वी कैन विन। बेसिकली ये कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए है कि यस, मैं कैंसर पर विजय प्राप्त कर सकती हूँ, मैं कैंसर से फाइट करके इसको हरा कर रहूँगी। और वीकेंड का अभिप्राय होता है कि जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जो कैंसर सर्वाइवर्स के जो परिजन हैं और जो समाज है, वो साथ मिलके इस कैंसर जैसी बीमारी का मिलकर मुकाबला कर कर उस पर विजय प्राप्त करेगा। ये मुख्य उद्देश्य है इस थीम का, आई कैन और वी कैन का। कैंसर पेशेंट्स और समाज दोनों को मिलके काम करना है कैंसर पर विजय प्राप्त करने के लिए। जहाँ तक मिथ्स और भ्रांतियों की बात आपने कहा कि इस समय क्या भ्रांतियाँ हों, 2021 में हम क्या चैलेंजेज या 21वीं शताब्दी के हमारे क्या चैलेंजेज हैं। यदि हम बात करते हैं, 3 मुख्य बिंदुओं पे हम बात करते हैं। पहला है, कैंसर को लेके अभी भी समाज में उतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए। कैंसर को लेकर अभी भी लोगों को ये मत रहता है कि एक अभिशाप है और एक डेथ सेंटेंस है, जबकि ये भी बाकी बीमारियों की तरह रोग, जैसे हृदय रोग होता है, किडनी रोग होता है, उसी तरह एक बीमारी है। और इसको लेके लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में होता क्या है, जब कैंसर की संभावना किसी व्यक्ति को लगती है तो बहुत सारे एजुकेटेड क्लास के लोग भी उसको ये मान के चलते हैं कि ये तो अब लाइलाज बीमारी है, इसलिए घर पर रहकर ही इसका इलाज किया जाए, या अल्टरनेटिव मेडिसिन में इसका इलाज ढूंढते हैं, और इन दिनों में, उन महीनों में अपने कैंसर की अवस्था को बढ़ा लेते हैं। तो सर्वप्रथम है जागरूकता कि ये कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है, उसको हराने की ज़रूरत है। दूसरा, कैंसर से जुड़े जो मिथ्स, दूसरा मिथ है कि लोगों को ये लगता है कि कैंसर की जो बायोप्सी होती है, कैंसर डायग्नोसिस के लिए हम जो बायोप्सी करते हैं उससे कैंसर फैल जाता है। आज भी काफ़ी हद तक ये मिथ हमें समाज में देखने को मिलता है, और इसकी वजह से लोग बाग उसका डायग्नोसिस नहीं करते हैं। और कैंसर के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी कैंसर एक 100 तरह की बीमारियों का समूह है, कोई कैंसर एक वर्ड या एक तरह की बीमारी नहीं है।
ये 100 तरह की कैंसर जो होते हैं उनका एक समूह है जिसे हम कैंसर कहते हैं। हर कैंसर अलग होता है, हर व्यक्ति अलग होता है, हर मरीज में कैंसर का बिहेवियर अलग होता है। तो बायोप्सी जो एक प्रोसीजर है जिसमें एक छोटी सी बायोप्सी, एक चने के दाने के या गेहूं के दाने के बराबर हम टिश्यू को लेते हैं और इससे ये असर्टेन करते हैं कि ये कैंसर किस तरह का, उन 100 तरह की बीमारियों में किस तरह का कैंसर है, इसकी ग्रेड क्या है, और उसके आधार पे हम आगे के इलाज के बारे में निर्णय करते हैं। तो ये बायोप्सी बहुत ही अहम पड़ाव होता है। जिस तरह से किसी कार या व्हीकल को चलाने के लिए हमें पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक बायोप्सी उस तरह से हमें ज़रूरत होती है कि हमें कैंसर के इलाज को लेकर यदि आगे बढ़ना है तो ये बायोप्सी बहुत ही अहम है। तीसरा जो बिंदु है, जो तीसरा हमारी समाज में अभी भी लोगों को ये लगता है कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, मैं किसी पैथी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अल्टरनेटिव मेडिसिन में सारी वो विधाएँ आ जाती हैं जो एलोपैथी का हिस्सा नहीं है। इनमें कैंसर का इलाज है और हमारे जो बाकी पैथियों के जो विशेषज्ञ हैं लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि 100%, 100% हम कैंसर को ठीक कर देंगे। यही सबसे बड़ी चूक होती है। मेरे को 2001 से मैं कैंसर फील्ड में हूँ और 20 सालों में मुझे आज तक एक मरीज नहीं मिला है जो दूसरी पैथी से ठीक हुआ है। 20 सालों में मुझे कहीं ना कहीं एक मरीज मिलना चाहिए था जो कहीं दूसरी पैथी में ठीक हुआ हो, बल्कि मैंने बहुत सारे मरीज ऐसे देखे हैं जो पहली अवस्था में हमारे पास आते हैं, कैंसर का डायग्नोसिस होता है और जब मैं उनको कहता हूं कि इसके ठीक होने की संभावना 90% है, वो कहते हैं 10% आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ये वापस आ सकता है या ठीक नहीं होगा, और वहाँ पे वो 100% गारंटी लेता है और वो वहाँ चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनका स्टेज 1 से स्टेज 3 या स्टेज 4 में कैंसर मिलता है। तो इस तरह से समाज में आज भी ये काफ़ी लोगों का मानना है, हर दूसरा व्यक्ति ये पूछता है, साहब इस पैथी, ये फलानी पैथी का इलाज शुरू कर देते हैं, आपका इलाज चलता रहेगा ही, बल्कि उससे नुकसान ज़्यादा होता है, मरीज को फ़ायदा कम होता है। और अभी तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ, कोई भी साइंटिफिक स्ट्रॉन्ग डाटा हमारे पास नहीं है कि दूसरी पैथी में कैंसर का एलोपैथी से ज़्यादा कारगर उपाय है या उपाय है भी कि नहीं है। और एक मैं अपने हिंदुस्तान की ही नहीं, अमेरिकन स्टडी थी, पिछले 1 या 1.5 वर्ष पहले प्रकाशित की गई थी। अमेरिका में भी लगभग जो एलोपैथी या जो मॉडर्न मेडिसिन है उसकी तुलना में लोग डबल, मतलब मान लीजिए 20 लाख रुपए का खर्च आदि आता है इस एलोपैथी के इलाज में, तो 40 लाख रुपए खर्च करते हैं लोग, यानी दुगना जो खर्च है एक समाज में जो वो दूसरे इलाजों पे खर्च किया जाता है और जिसका रिजल्ट निल बटा शून्य होता है। चलिए, मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण जानकारियां डॉक्टर अतुल समैया सर ने हमारे साथ आज वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर शेयर की है। मैं गंभीरता से उनकी बातें सुन रहा था और दोस्तों, हमारा मकसद यही है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, इस वीडियो के माध्यम से, आज चूंकि 4 फरवरी है और डॉक्टर अतुल हमें उसकी बारीकियां बता रहे हैं कि आखिर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने समझी कि देखिए, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें धैर्य के साथ उसका सामना करना है, उससे लड़ना है, हमें जीत निश्चित ही मिलेगी, हम समय रहते उसकी पहचान कर लें। मैं चाहूंगा कि आप एक पेन और कागज लेके जरूर बैठे, क्योंकि अभी हम आने वाले वक्त में अब ये भी जरा समझ लेते हैं कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे कैंसर धीरे धीरे हमारी शरीर में या हमारी बॉडी में अटैक करता है। क्योंकि सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, इंडियन मेंटालिटी शायद यही होती है, लेकिन कब कौन सी बीमारी हमें हो जाए या शुरुआती स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे वो अटैक करना शुरू कर दे, हम समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर अतुल, हमें ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, चूंकि कैंसर आपने बताया कि पर्टिकुलर कोई एक बीमारी नहीं है, अलग अलग अनेकों बीमारी का एक समूह है, ग्रुप है। मोटे तौर पे कितने तरह के कैंसर होते हैं? क्योंकि मैंने सुना है माउथ कैंसर होता है, महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है, रीजन क्या होता है, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, कैंसर जैसा कि मैंने कहा कि एक समूह है। मुख्य रूप से कैंसर्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सॉलिड ट्यूमर्स और दूसरा होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के भी कई टाइप होते हैं, एक्यूट ल्यूकीमिया होते हैं, क्रॉनिक ल्यूकीमिया होते हैं, उनके भी सब टाइप होते हैं, 4 सब मेजर टाइप होते हैं उनके, और सब टाइप्स होते हैं। इसी तरह जो बोन मैरो का कैंसर होता है जिसे मल्टीपल मायलोमा कहते हैं, लिजा रे के बारे में आज लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, उनको मल्टीपल मायलोमा या बोन का कैंसर है। तो ये ब्लड से रिलेटेड कैंसर्स होते हैं। और दूसरा होता है सॉलिड कैंसर। सॉलिड कैंसर का मतलब होता है हमारे आर्गन्स में होने वाले कैंसर, जिसमें आपने कहा कि मुंह का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है। तो शरीर में जितने हिस्से हैं उन सब में कैंसर हो सकता है, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे कैंसर नहीं हो सकता है।
ब्रेन से लेकर आपके टो तक जहाँ पर भी है वहाँ पे कैंसर अफेक्ट कर सकता है। कैंसर को यदि हम देखें तो दो मुख्य भागों में फिर जो सॉलिड ट्यूमर्स को कार्सिनोमा और सार्कोमा में डिवाइड करते हैं। कार्सिनोमा में फिर बहुत सारे टाइप्स होते हैं कैंसर्स के। सार्कोमा यानी कि जो आपके मेसेनकाइमल टिश्यू होता है, बेसिकली हमारे शरीर में 3 लेयर होती हैं, एंडो लेयर, एक्सटर्नल लेयर, जो इसे हम स्किन या जो बेसिकली लेयर होता है जैसे टंग के ऊपर जो कोटिंग होती है, तो ये किस तरह का एपिथेलियल लेयर होता है, एक एंडोथेलियल लेयर होता है और एक होता है बीच का जो ब्लड वेसल्स और बोन्स जिनसे बने होते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स, बोन, फाइब्रस टिश्यू, इनका जो कैंसर होता है उसे सार्कोमा कहा जाता है। जो लाइनिंग एपिथेलियम होता है, लाइन जिसे हम सरफेस बोलते हैं, उनमें जो होने वाले कैंसर होते हैं उन्हें हम कार्सिनोमा कहते हैं। हर कैंसर अलग होता है, हर व्यक्ति के अंदर अलग होता है। और अभी जो 1 या 2 दिन पहले WHO की रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उसमें कहा गया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो अब नंबर 1 कैंसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले हम ये कहते हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, हम पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग रखते थे, तो पुरुषों में हम लंग कैंसर की बात करते थे और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की। पर यदि हम महिला और पुरुष यानी पूरी जनसंख्या को लेकर चलते हैं तब भी अब ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। और इसकी जो मुख्य वजह है हमारी जो दिनचर्या, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको हमने बदल लिया है। जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को हम धीरे धीरे अपना रहे हैं, अपने आप को हम उन्नत दिखाने की कोशिश करते हैं, हम उनके साथ बेसिकली जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके साथ हम मैच करने की कोशिश करते हैं और उसी चक्कर में अब जो विकासशील देश हैं उनमें अभी ब्रेस्ट कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में प्रति 30 में से 1 महिला को स्तन कैंसर होने वाला है। अभी लगभग 1 में से 300 का आसपास का रेशियो भारत में है, जो आगे चल के 1 से 30 में आने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अतुल कही आपने, क्योंकि मैं भी एक स्टडी पढ़ रहा था कि 2018 की जो रिपोर्ट्स आई थी 12 लाख के आसपास करीब पेशेंट्स आए थे। आने वाले वक्त में डॉक्टर अतुल आप क्या देखते हैं, कितनी संख्या पेशेंट्स की आने वाले वक्त में बढ़ सकती है भारत में खास तौर पर, क्योंकि अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। कोशिश हमारी भी यही है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर सकें। और मैं ये भी देखता हूं कि बहुत बड़ा तबका हमारे देश में एक आबादी का वो भी है जो गुटखा सेवन करता है, शराब पीता है, और ये एक बड़ा रीज़न माना जाता है कैंसर के पीछे। लेकिन लोग जागरूक हैं, लोगों को पता है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बावजूद उसके वो तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं। आने वाले वक्त में एवरेज आंकड़े आप पेशेंट्स की बढ़ती तादाद कैसे देखते हैं और लोगों को, खासतौर पे उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, यदि हम आंकड़ों की बात करते हैं तो 2030 तक एक आंकड़ा डबल होने वाला है। जो 12 लाख से हम 24 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं 2030-35 के बीच में। और अगले 2035 तक का जो प्रेडिक्शन है कि भारत और चाइना को मिलाकर विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर मरीज होंगे। यदि हम आज अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में हमारी जो पॉपुलेशन का 1/3 है, उनके यहाँ लगभग 34 करोड़ पॉपुलेशन है और अभी भी उनके यहाँ 18 लाख केसेस जो कैंसर के प्रतिवर्ष देखने को मिलते हैं। तो हमसे आज भी पॉपुलेशन 1/3 होने के बाद भी लगभग 1.5 टाइम्स उनके यहाँ कैंसर पेशेंट्स हैं। किंतु आने वाले वक्त में भारत और चाइना मिलाने के बाद सबसे ज़्यादा विश्व के कैंसर पेशेंट्स यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। और उसकी मुख्य 2 आपने जैसा कि बताया कि एक वजह तो तम्बाकू, स्मोकिंग और शराब का सेवन है। ये बढ़ती हुई लाइफस्टाइल या बदलती हुई लाइफस्टाइल का असर है। भारत में लगभग 45% जो कैंसर हैं सीधे तौर पर तम्बाकू उत्पादों से संबंधित हैं। तम्बाकू का सेवन खैनी के रूप में करें, गुटखे के रूप में करें, बीड़ी सिगरेट के रूप में करें, हुक्का पिएं, किसी भी रूप में करें। और जो स्मोक होता है, आजकल युवाओं में एक नया चलन देखने को मिला है, हुक्का लॉन्च खोल रहे हैं और इन युवाओं में ये चलन चला है कि ये तो बेसिकली फ़न के लिए एक्टिविटी है, किंतु फ़न नहीं है, उसमें भी स्मोक होता है। तो कुछ लोग कुछ फ्लेवर्ड हुक्का लॉन्च होते हैं जहाँ पे कुछ फ्लेवर डाल दिए जाते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए, और ये भी एक आगे चल के कैंसर का कारण बन सकता है। तो कोई भी स्मोक सेफ़ नहीं होता है, धुआं सेफ़ नहीं है। हम वातावरण पॉल्यूशन की बात करते हैं पर वातावरण पॉल्यूशन पे हमारा उतना कंट्रोल नहीं है, पर स्मोकिंग और हुक्का लॉन्च पे जाने पे हमारा कंट्रोल रहता है। दूसरा, युवाओं में शराब का सेवन तेज़ी से बढ़ रहा है और ये एक जो नई स्टडी आई है उसका ये कहते हैं कि यदि हम एक पैग भी डेली लेते हैं, प्रतिदिन एक पैग भी हमारी स्वास्थ्य के लिए सेफ़ नहीं है और कैंसर के लिए तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो शराब भी उतनी ही खतरनाक है। और
इसको देख के एक और स्टडी आई थी शराब को, जैसे हम बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोकिंग। सेकंड हैंड स्मोक का मतलब होता है आप स्मोक करते हैं पर आपकी वजह से दूसरे लोग अफेक्ट होते हैं, और लगभग 15% जो कैंसर हैं वो सेकंड हैंड स्मोकिंग की वजह से होते हैं। समाज में, परिवार में यदि कोई व्यक्ति उनके सामने स्मोक करता है तो 15% कैंसर वो लोग, समाज की जिम्मेवारी उनके ऊपर है जो लोग स्मोक करते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति तो नज़रअंदाजी कर ही रहे हैं पर दूसरों के स्वास्थ्य को भी खतरे पर डाल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर अतुल ने कही है और मैं समझता हूं खास तौर पे हमारी यंग जनरेशन, उन युवा पीढ़ी को ज़रूर ये मैसेज समझना चाहिए और इसकी बारीकियों को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत ठीक बात कही है, हुक्का का ट्रेंड आजकल बढ़ गया है, शराब, बीड़ी, सिगरेट का भी ट्रेंड चल रहा है। अगर आज की यूथ, आज का युवा अगर शायद शराब या फिर बीड़ी नहीं पीता है, गुटखा नहीं खाता है या फिर हुक्का नहीं पीता है, तो शायद उसे अपडेटेड नहीं माना जाता है, वो फैशन में नहीं है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यही वो चीज़ें होती है या फिर हम कहें यही वो बॉडी में एक इनिशियल स्टेज होती है जो कैंसर ही ना सही पर किसी और बीमारी को शायद जन्म दे। तो युवाओं को खासतौर पर फोकस रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की एक बड़ी जनरेशन, बड़ा तबका युवाओं का है। जाते जाते चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम ये चर्चा कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे हमें दर्शक देख रहे हैं बंसल न्यूज़ के, समय की कमी है। जाते जाते मैं डॉक्टर बस यही पूछूंगा कि क्या हम बेहतर लाइफस्टाइल को हमारी सुधार सकते हैं, क्या हम दिनचर्या में शामिल अपने रूटीन में कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी शायद स्वस्थ हूँ पर मुझे नहीं पता आने वाले वक्त में कौन सी बीमारी मुझे हो जाएगी। परफेक्ट रूटीन हमारा क्या होना चाहिए, क्या मैसेज देंगे तमाम ऑडियंस को? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है आपने युवाओं को टारगेट किया। आज हम जो वर्ल्ड में या विश्व में हम सबसे युवा देश माने जाते हैं, किंतु आज हम यदि युवा हैं तो अगले 20 साल बाद हम सबसे वृद्ध देशों की कैटेगरी में भी आएंगे, जो यूरोप में देखने को मिल रहा है। तो यदि आज का युवा अपनी दिनचर्या को नहीं बदलेगा तो अगले 20 सालों में हमें बहुत सारी जो इस यंग जनरेशन के लोग कैंसर पीड़ित मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही वार्निंग है या चेतावनी है आज के युवाओं के लिए। जहाँ तक हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके हैं। यदि हम 5 बातों का ध्यान रखते हैं, एक तो आपकी दिनचर्या जो है नियमित होनी चाहिए। आपकी दिनचर्या में आपके सोने का समय, आपके जागने का समय निश्चित होना चाहिए। दूसरा है प्रतिदिन लगभग सप्ताह में 5 बार 30 मिनट की एक्सरसाइज, चाहे आप योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, फास्ट वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, 30 मिनट सप्ताह में 5 बार आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना है। पहले हम साइकिल चलाते थे, आजकल घोड़ा और गाड़ियों की वजह से साइकिलिंग बंद हो गई है, पैदल चलना बंद हो गया है, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तीसरी जो अहम बात है हमारे खाने पीने का, हमारे खाने पीने के लिए सबसे ज़्यादा है कि हम अपने खाने में संतुलित आहार का सेवन करें। संतुलित आहार को लेकर सभी लोग जानते हैं, उसमें जो प्रमुख है, हमें खाने में 5 प्रकार की सब्जियां या फल एक दिन में होना चाहिए। एक कच्ची सलाद होनी चाहिए, फल होना चाहिए, अंकुरित अनाज होना चाहिए। ये यदि हम सेवन करते हैं और हमारे जो जंक फूड है उसको हम अवॉइड करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब जंक फूड का सेवन टोटली बंद कर दीजिए, सप्ताह में 1 बार, महीने में 2 बार ये अलाउड है, किंतु आप डेली जंक फूड का सेवन करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। और इन सब जंक फूड में प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स होते हैं जो आपके वजन को बढ़ाते हैं, और केमिकल्स लोचा जिसे हम कहते हैं, केमिकल लोचा होने की वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो खाने में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसके बाद जो चौथा है वैक्सीनेशन। आज बहुत सारे जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, और सर्वाइकल कैंसर्स के लिए जो वैक्सीन्स हैं, HPV वैक्सीन है, वो आ गए हैं। जो लोग उसके लिए एलिजिबल ग्रुप हैं, हेपेटाइटिस बी तो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, और सरकार से गुजारिश है, ये हमारे संगठन भी बात कर रहे हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो सर्वाइकल वैक्सीन है इसको भी नेशनल प्रोग्राम में लिया जाए, जिससे हम बच सकें। और सबसे 5वीं जो सबसे ज़रूरी बात है, अवेयर हों, जागरूक हों, और कैंसर को लेके जिनको भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो अपना नियमित चेकअप करें। खुद भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम ओरल कैंसर्स के लिए बोलते हैं, जो व्यक्ति गुटखे का सेवन करते हैं वो अपना स्वयं मुख परीक्षण कर सकते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ हैं वो मेमोग्राफी कर सकते हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसी तरह से जो सिम्टम्स या लक्षण होते हैं कैंसर के, उन लक्षणों पर ध्यान रखें, और यदि किसी तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत जाकर डॉक्टर से, जो भी हैं आपके, जो भी सर्जन हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, उनसे मिलें और अपने लक्षणों के बारे में बात करें और डिस्कस करें और देखें ये कैंसर तो नहीं है। यदि आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे समाज में हम कैंसर को अर्ली स्टेज पर पकड़ सकते हैं, कैंसर को होने से रोक सकते हैं,
और समाज एक बेहतर और एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अतुल, और मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात आपने 5 पॉइंट्स के जरिए बताएं। जल्दी से मैं भी दोहरा देता हूँ। अपना रूटीन तय कीजिए। सबसे पहले सोने का समय और सुबह उठने का समय, खाने का समय, रूटीन आपका तय होना चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, फिजिकल फिट रखिए अपने आप को। तीसरा पॉइंट है खाने पीने का आप ख्याल रखिए। आप क्या खा रहे हैं, जंक फूड की तरफ आप ज़्यादा आकर्षित ना होइए। शुद्ध आहार कीजिए ताकि आपकी बॉडी ठीक से रहे। वैक्सीनेशन है चौथा पॉइंट। और पांचवा है कि आप अवेयर रहें, जागरूक रहें, अपने डॉक्टर से समय समय पर कंसल्ट करें, क्योंकि आपके पिताजी, आपके दादाजी या फिर वो जनरेशन जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो अच्छा खा पी कर चली गई है, अच्छी उनकी उम्र रही होगी, उन्होंने शुद्ध घी खाया है, उन्होंने शुद्ध फल फ्रूट खाए हैं, उन्होंने ताज़ा हवा जी है। लेकिन आज की जनरेशन 21वीं सदी में इन सब चीज़ों से शायद बहुत दूर है, और यही एक बड़ा कारण है कि नई नई बीमारियां इस दौर में आ रही हैं, और उन बीमारियों को पहचानना हमारे लिए भी काफ़ी कठिन हो गया है। तो स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और से नो टू कैंसर, क्योंकि आज वर्ल्ड कैंसर डे है। और हमारी भी कोशिश डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, इस चर्चा के जरिए यही है कि हम भी एक अवेयरनेस लोगों को ला सकें, जो लोग हमें इस चर्चा में देख रहे हैं। डॉक्टर अतुल समैया हमारे साथ जुड़े, बंसल हॉस्पिटल में सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और आप उनके साथ भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के कैप्शन में आप डॉक्टर अतुल को कैच कर सकते हैं। मुझे भी आप ऑफिशियल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और बंसल न्यूज़ पर आप बने रहिए। डॉक्टर अतुल, आपने आज वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर हमसे चर्चा की और अपना कीमती समय निकाला व्यस्ततम शेड्यूल से, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।